हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल। मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने लेके आया हूँ फिजिक्स लाइट पार्ट 2। लाइट पार्ट 1 में हमने जैसा कि देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो इस पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंट्री करती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना जो पाथ होता है उस पाथ से थोड़ा सा डेविएट करती है, अपने उस पाथ को चेंज करती है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आइए इसको यहां देखते हैं। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब कोई, ये परपेंडिकुलर हम खींच लेते हैं एन एंड डैश, ये क्या है? नॉर्मल है। जब कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ एंट्री करती है, तो इसका ओरिजिनल पाथ जो है, ये अपने ओरिजिनल पाथ इस पे जाना चाहिए था, पर ये इस पे न जाके अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। डेविएट का मतलब या तो इस नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करेगी, या तो इस नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। इस नॉर्मल के या तो पास आएगी, या तो इस नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करती है। इसी डेविएशन, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये क्यों, किस केस में ये नॉर्मल के करीब आती है, किस केस में ये नॉर्मल से दूर जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसी बस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये जो रेज आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। अब इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। अब ये इंसिडेंट रेज इस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल आई। और ये रिफ्रैक्टेड रेज इस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं स्मॉल आर से दिखाते हैं, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंट्री करती है, तो ये अपने मेन पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट का काफी ज्यादा रोल होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और साथ ही साथ एंड प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट। दोस्तों जैसा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट में सबसे पहले आता है ऑप्टिकल मीडियम। ये क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, फिर से सुनिएगा, कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे लाइट आसानी के साथ पार कर सके, यानी जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास, ये सब के सब क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि आपको पता होगा, एयर, वाटर, ग्लास, इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से डिनोट करेंगे। एयर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी और ग्लास की डेंसिटी। एयर की जो डेंसिटी है आपको पता होना चाहिए, काफी हल्का होगा इस वाटर से, और इसकी जो डेंसिटी है वाटर की, ये कम होगा किससे? इस ग्लास से। यानी कि ग्लास ये ज्यादा डेंस होता है, एयर ये रेयरर होता है, यानी कि ज्यादा डेंस नहीं होता है। तो ठीक अगर ये डेंसिटी अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो दोस्तों स्पीड ऑफ जो लाइट होगी वो भी तो अलग अलग होगी। बिल्कुल, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में उनके डेंसिटी के हिसाब से वेरी भी करता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कहीं भी भीड़ भाड़, खाली सड़क पे आप तेज चलाते हैं, लेकिन अगर कहीं भीड़ भाड़ आता है, ज्यादा डेंस जगह होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी गति ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। बिल्कुल सेम वे स्पीड ऑफ लाइट है, वो खाली जगह यानी रेयरर केस में ये काफी तेज होती है, और जब डेंस जगह आता है तो डेंस जगह में ये काफी स्लो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और बस इसी वजह से ये फेनोमेना, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना यहाँ पे काम करता है। यानी कि अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है ग्लास की, तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी?
कम होगी। और अगर यहाँ पे डेंसिटी इसकी कम है एयर की, यानी ये रेयरर है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ये ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम एयर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे थोड़ा सा घना, थोड़ा सा डेंस होता है ये वाटर, तो इसी वजह से यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी हो जाती है, तो ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब ग्लास है वो सबसे ज्यादा डेंस है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो जाती है, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। इसका रिफ्रैक्शन से क्या संबंध है, सीधी सी बात है, अलग अलग डेंसिटी तो अलग अलग स्पीड, और स्पीड अलग अलग होगा तो उसी स्पीड की वजह से तो लाइट है थोड़ा सा अपने पाथ को डेविएट करती है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे आइए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम एन से दिखाते हैं, किससे, एन से। ये एन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में निकालना होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम में स्पीड की लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में चाहे एयर में, ये बिल्कुल लगभग बराबर ही होता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसमें जो स्पीड होता है टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब जैसे अलग अलग चीजों का हम बात करते हैं, अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी हमने ये 3 केस देखा है। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, तो फार्मूला क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से दिखाते हैं, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, इसे हम c से दिखाते हैं। कभी भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करते हैं तो इसे हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसे हम स्मॉल v से दिखाते हैं। तो n इक्वल टू c/v, ये आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर वही सेम, यानी कि हम लिखेंगे c/v। c का मतलब कितना है, c का मतलब अगर एयर की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर हम v किसके लिए, ग्लास के लिए है, तो ग्लास के लिए हमने निकाला था ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल हम पाते हैं 3/2, दैट इज द 1.5। ये हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमें निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका भी होगा सेम c/v। c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v अब किसका है, वाटर का हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज द 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ओवरऑल ये आएगा फाइनल आपका 300, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें और इसमें करते हैं 225, और ये आता है 4/3, यानी डिवाइड करने पे आता है 1.33। ठीक है दोस्तों, और थर्ड अगर हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो c/v, और आपको पता होना चाहिए c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहाँ पे भी एयर ही है, यानी सेम यही लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या पाया कि जो ज्यादा डेंस है ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, और जो कम डेंस है यानी रेयरर, ये देख लीजिए, इसे हम लिख सकते हैं डेंसर, ये ज्यादा डेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आया है, मोर, ज्यादा आया है, और ये कम डेंसर है यानी इसे हम रेयरर कहते हैं। ठीक है, ये कम डेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आया है, कम आया है। ठीक है, तो सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप ये समझ सकते हो कि जिस भी मीडियम का क्या
अगर यहाँ पे इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें ज्यादा होगा, और जिसमें डेंसिटी कम होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। यही वेलोसिटी के टर्म में उल्टा था। वेलोसिटी में अभी हमने क्या बताया था कि जैसे भीड़ भाड़ होता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी स्लो कर देते हैं, यानी जो ज्यादा डेंस होगा वहां पे वो स्पीड होती है लाइट की वो कम हो जाती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में जो ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जो कम डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, यानी ये रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई मीडियम, अगर अभी जैसा कि हमने बताया था, ये अगर हम नॉर्मल ले लेते हैं, ये रेज ऑफ, ये इंसिडेंट रेज और ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये रिफ्रैक्टेड रेज, इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं आई। ठीक है दोस्तों, ऐसा अभी हमने देखा था। ये है N1 पहला और ये है N2, मतलब मीडियम फर्स्ट कर सकते हैं और इसे मीडियम सेकंड कर सकते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी भी मतलब रेज ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, किसका, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 के, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम n से दिखाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम कहते हैं कि हमें 2 का यानी मीडियम 2 का रिलेटिव ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के अबाउट अगर निकालना है तो इसे हम लिखते हैं 2n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको लिखने का तरीका यह होता है कि जिसका भी निकालना होता है, मीडियम 2 का निकालना है तो 2 नीचे n, और विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है इसे यहां पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा, जैसे हम बोलते हैं 70% कोई बच्चा पाता है तो 70% का मतलब कितने में, 100 में, 100 में, तो 100 के अबाउट निकालना होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसे नीचे और जितना लिखना होता है उसे ऊपर। उसी तरह से ये विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, मीडियम 1 के अबाउट लिखना है तो मीडियम 1 के विथ रिस्पेक्ट टू होगा तो ये नीचे मीडियम 1, और जिसका निकालना होता है उसे लिखते हैं ऊपर। या सिंपल सा आप ये कर सकते हैं, ये 2n1, ये 2 जो नीचे है ये यहाँ पे ऊपर, और ये जो ऊपर है ये यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो फिर से ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि मीडियम 2 का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो लिखने का तरीका है 2n1। ठीक है, 2n1 का मतलब n2/n1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर ये रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, अगर इस मीडियम 1 में इसकी स्पीड हो v1 और अगर इस मीडियम 2 में इसकी स्पीड हो v2, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले के अंदर यानी पहले इस मीडियम में इसका अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसे क्या बोलेंगे, n1, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे n2। और आपको पता है n का फॉर्मूला होता है c/v, क्योंकि इसमें v1 है तो c/v1 और इसमें स्पीड v2 है तो इसका लिखेंगे c/v2। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 में अगर हम इसका बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसे n1 लिखेंगे और मीडियम 2 में n2 लिखेंगे। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इस मीडियम में कितना स्पीड है, v1 है, और इस मीडियम में कितना स्पीड है, v2 है, तो इसे हम लिखेंगे n2 = c/v2, इसे लिखेंगे n1/n1 = c/v1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, n2 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे c/v2 और n1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे c/v1। ओवरऑल c से c कटेगा और v1 चला जाएगा ऊपर की तरफ और आएगा फाइनल v1/v2। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल हमने क्या देखा, 2n1 यानी 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 के क्या होता है, जो नीचे है ये ऊपर, जो ऊपर है ये नीचे, और जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड उल्टा है, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है ये ऊपर। ये आपके याद करने का ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसा कि हम पहले बताए हैं, ये ग्लास है,
और ये एयर है, ये ज्यादा डेंस है और ये कम डेंस है, ये रेयरर है। तो एक बात बताइए, ये डेंस है तो डेंस में स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होता है वो स्लो होगा, लेस होगा। और ये रेयरर है, खाली जगह है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यहाँ पे स्पीड क्या होगी? मोर होगी। और अभी हमने बताया कि जो डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मोर होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रेयरर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका होगा लेस होगा। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। जिसकी वेलोसिटी, मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी लाइट का वो कम हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है। तो वही वजह है, ये देखिए ये एक दूसरे का उल्टा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं क्या चीज? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 के अबाउट। क्या आया? 2n1 इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट इज द v1 अपॉन v2। क्लियर? इक्वेशन नंबर इसे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहें कि नहीं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना हो तब हम क्या करेंगे? तो फिर मैंने बोला जिसका निकालना होता है मीडियम 1 का निकालना, तो जिसका निकालना है वो नीचे n, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो कहां लिखेंगे? ऊपर। फिर जो नीचे होता है ये ऊपर, और जो ऊपर है ये नीचे। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे लिख देते हैं अपॉन के नीचे, और जिसका निकालना होता है इससे ऊपर। और आपको पता है n1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? c अपॉन v1, और n2 की जगह पे क्या लिखेंगे? c अपॉन v2। फिर से ये कटेगा और फाइनल आता है v2 अपॉन v1। इक्वेशन नंबर ये आता है कितना? 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये था 2 का 1 के अबाउट, ये था 1 का 2 के अबाउट, यानी 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 और 1 का 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लाई करने पे आता है दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आता है v1 अपॉन v2 और ये आता है v2 अपॉन v1। ये दोनों कैंसिल होगा और ओवरऑल आंसर आता है 1। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 1। या अगर हम इसे कह सकते हैं तो 1n2 या 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन ये। कभी भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के अबाउट निकालते हैं तो वही होता है, मतलब वो रेसिप्रोकल होता है किसका? 1 का 2 के अबाउट। देखिए 1 and 2 यानी 1 का 2 के अबाउट कितना आएगा? रेसिप्रोकल होगा 2 के 1 के अबाउट के। अगर इसी का उल्टा हम निकालना चाहें, हम कहें कि नहीं हमें 1 का निकालना है, तो लिख सकते हैं क्या कि 2 का 1 के अबाउट दैट इज द रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों में से किसी को भी नीचे ले जा सकते हैं, और ये हमारा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से स्टार्टिंग से एक बार और देख लेते हैं। ये बताता है कि 2 का मतलब मीडियम 2 का रिलेटिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1 के अबाउट कितना होगा? तो 2 का 1 के अबाउट मतलब 2n1, इसका मतलब 2 का 1 के अबाउट वैल्यू रख देंगे, दैट इज द। और इसमें कहते हैं अगर 1 का 2 के अबाउट, 1 का 2 के अबाउट इसका वैल्यू पुट करेंगे, और फाइनल अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कटता है और आता है 1 का मतलब किसी को भी नीचे ले जा सकते हैं, और ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी 1 का अगर 2 के अबाउट निकालना होगा तो जो भी 2 का 1 के अबाउट आया होगा उसको अपॉन में कर देंगे, और वही इसका आंसर होता है। यानी ये एक दूसरे का हमेशा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हमें कुछ चीजें जानकारी के लिए मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर जैसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका आ जाता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन आपका आता है, जैसे अभी हमने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। किसके अबाउट? एयर के अबाउट। भाई जब भी ग्लास का है तो ग्लास का मतलब किसके अबाउट होगा? एयर के अबाउट ही होगा। तो ये कितना आया था? ये आया था आपका ये ग्लास का आया था 3/2 आया था। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने वाटर का निकाला था, वाटर का एयर के अबाउट, मतलब इसको हमने सॉल्व किया था 1.5 आया था, याद होगा आपको। और इसका अगर हम निकालते हैं वाटर का, तो वाटर का आता है आपका 4/2
3, इसका हमने निकाला था, इसका आया था 1.33। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है ग्लास का एयर के अबाउट। लेकिन अगर कोई एग्जाम में पूछ देता है, ऐसे दे देता है और पूछ देता है कि नहीं अब आपको एयर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, ये ग्लास का है एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब कहता है कि नहीं एयर का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। और इधर इसको पूछ देता है वाटर का है एयर के रिस्पेक्ट में, तो कहता है कि नहीं एयर का निकालना है यहां भी किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जो भी पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा वो रेसिप्रोकल होगा दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 1/3/2। तो ये हो जाएगा एयर का ग्लास के अबाउट। ठीक है, ये ग्लास का एयर के अबाउट है, तो एयर का ग्लास के अबाउट क्या होगा, 1 इतना करना है, रेसिप्रोकल करना है, दैट इज द 2/3। ये होगा आपका आंसर। और इसी तरह से अगर ये वाटर का एयर के अबाउट है तो एयर का वाटर के अबाउट क्या करेंगे, 1 ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाता है, और ये होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो कमेंट जरूर करें। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।